Starting the video series of class plus 2 biology. As we all know, in the first unit of biology book we have 4 chapters related to reproduction. The first chapter is reproduction in organisms, which we are dealing today. तो जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले हमें जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका पूरा फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। हर एक चैप्टर एक कहानी की तरह होता है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट होता है, और पूरा का पूरा चैप्टर लिंक्ड रहता है। अगर आपको ये चैप्टर का फ्रेमवर्क याद रहेगा तो आपको पूरा चैप्टर याद करने में, समझने में ईजी रहता है। जो आपको स्क्रीन पे ये नोट्स दिख रहे हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। इनको आप साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको ईजिली समझ भी आ जाए और बाद में आप इनको ईजिली रिवाइज भी कर सकें। तो पहले इस चैप्टर का फ्रेमवर्क देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ओनली। जो स्टार्ट होगा लाइफ स्पान की डेफिनेशन से, फिर रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो बडिंग हो, चाहे वो बाइनरी फिजन हो या जिम्यूल हो। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक्स क्या होते हैं, जैसे कि वहाँ पे गैमीट्स फॉर्मेशन होगा, गैमीट्स फॉर्मेशन में जाइगोट कैसे बनेगा। उसके बाद रिप्रोडक्शन में होता क्या है, चाहे वो जुवेनाइल फेज़ हो, स्टार्टिंग फेज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की लाइफ का। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है जिसमें वो एक्चुअल में गैमीट्स बनाएगा और जाइगोट फॉर्मेशन होगी। और थर्ड है सेनेसेंस फेज़, जब वो ओल्ड एज में जाके मर जाता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट हैं, चाहे वो फर्टिलाइजेशन इवेंट हो, चाहे प्री फर्टिलाइजेशन हो, चाहे पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स बनते हैं, गैमीट का ट्रांसफ़र होता है। फर्टिलाइजेशन इवेंट में दोनों गैमीट फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट बन जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में किस तरह से जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रायोजेनेसिस होगा। और लास्ट में इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि पार्थिनोजेनेसिस। तो ये फ्रेमवर्क है इस चैप्टर का। अब हम धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं लाइफ स्पैन से। अब लाइफ स्पैन होता क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। यानी एक ऑर्गेनिज्म का पैदा होने से लेके मरने तक का जो टाइम है उसे बोलेंगे उसका लाइफ स्पैन। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, नो वन इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। यानी यहाँ कहा गया है कि कोई भी इमॉर्टल नहीं है लेकिन एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई ह्यूमन बीइंग है, पैदा हुआ, फिर वो यंग एज में आ जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाता है, बच्चे पैदा करता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। यानी उसकी बॉडी लास्ट में हमें या तो उसे दफनाया जाता है या मतलब बॉडी उसकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कोई बैक्टीरिया है, वो पैदा हुआ अपने पेरेंट बॉडी से, उसके बाद जैसे ही वो ग्रो कर जाता है, फुल्ली ग्रो होता है, उसमें या तो बाइनरी फिजन होगा या बडिंग होगा। यानी उसकी बॉडी ख़त्म नहीं होगी, उसकी बॉडी के और हिस्से बन जाएंगे जो नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इसमें एक्चुअल में कुछ भी डिके नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया हमने ये एक अमीबा है, अमीबा जब फुल्ली ग्रो हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ऐसे फुल ग्रो हो गया है, उसके बाद इसमें क्या बनेगा? बॉडी में 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे और फुल्ली ग्रोन बॉडी से 2 डॉटर अमीबा पैदा हो जाएंगे। अब इनमें से बताओ कौन सी बॉडी ख़त्म हो रही है? यानी इनमें सेनेसेंस यानी ओल्ड एज वाला फेज आया ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि एक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इमॉर्टल होते हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग। यानी एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म नई जनरेशन पैदा करता है, बच्चे पैदा करता है। यानी पहले बर्थ होगी, फिर ग्रोथ होगी, बॉडी काबिल बन जाएगी रिप्रोडक्शन के, और फिर डेथ होके वो उसकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, उससे पहले वो नेक्स्ट जनरेशन को पैदा कर देगा। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स का। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो एक सिंगल पेरेंट द्वारा पैदा किया जाएगा और इसमें गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें,
इसमें दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल एक फीमेल, जिनका सेक्स अपोजिट रहेगा, यानी एक मेल है एक फीमेल है, और वो बच्चे पैदा करेंगे किसकी हेल्प से? गैमीट की हेल्प से। जब दो गैमीट फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, उसे बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम डिटेल में बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हमने बात की, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, ओनली एक सिंगल पेरेंट, वहाँ पे मेल या फीमेल की बात नहीं होती है। और जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे अपने पेरेंट्स के भी और अपने भाई बहनों के भी, यानी उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स से वो पैदा हुए हैं। उनमें कोई जैसे मॉडर्न बात होती है क्रॉसिंग ओवर वाली या मियोसिस वाली, वैसी कोई बात नहीं है वहाँ पे। जो बच्चे पैदा होंगे वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे, उनको बोलेंगे हम क्लोन्स या रेमिट्स बोला जाता है इनको। दीज आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कि क्लोन्स किसे कहते हैं, तो दीज आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने देखा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जो बच्चे पैदा होते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, उनका वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो अब इनके मोड्स की बात करें तो फर्स्ट मोड है हमारा बाइनरी फिजन। जैसे कि नाम से पता लग रहा है बाइनरी फिजन, हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। वैसे बाई यानी टू, फिजन यानी टूटना। जब एक फुल्ली ग्रोन पेरेंट बॉडी दो भागों में टूट जाती है और हर एक जो हिस्सा है वो एक नए इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। ये इसमें होता है अमीबा में हो जाएगा, ये ऐसा पैरामीशियम में हो जाएगा। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फिजन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बडिंग। जैसे कि नाम से पता लग रहा है बडिंग क्या है, एक पेरेंट बॉडी से एक बड निकलेगा। बड जैसे कि अंकुर जिसको बोलते हैं हम, और वो बड जब पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा तो उसके बाद एक नए इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा कि हमने ईस्ट में देखा हुआ है, हमने हाइड्रा में देखा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स की। तो ऐसे यूनिसेलुलर जो बॉडी होती हैं जो जर्मिनेट करके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म पैदा कर देती हैं, उसको बोलते हैं हम स्पोर। तो इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं आपकी बुक में, जैसे कि जूओस्पोर्स। जू यानी एनिमल या मूविंग, ऐसे स्पोर जो मोटाइल हैं उनको बोलते हैं जूओस्पोर्स। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स, एग्जाम्पल ऐसा एल्गी के केस में होता है। एल्गी एक ऐसे हैं प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं जो कि जूओस्पोर्स पैदा करते हैं। सेकंड है ऐसे स्पोर्स कोनेडिया। फंजाई केस में ऐसे एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, उनको कोनेडिया बोला जाता है। पीएमटी के पेपर में क्वेश्चन आता है, नीट के पेपर में, कि इनमें से बताओ एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, तो वहाँ पे आंसर होता है कोनेडिया। पेनिसिलियम एक फंजाई है जो एसेक्सुअल स्पोर्स कोनेडिया को पैदा करती है। नेक्स्ट है जिम्यूल। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट चैप्टर में से, जिम्यूल। दीज आर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, यानी ये एसेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं जो एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा करेंगे, उसे बोलते हैं हम जिम्यूल। और स्पॉन्जिस के केस में है। एनिमल किंगडम में जो फर्स्ट फाइलम है उसको बोलते हैं हम पॉरीफेरा, उसके जो मेंबर हैं उनको स्पॉन्जिस कहा जाता है। तो वो जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं हम जिम्यूल। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिम्यूल का। ये कब बनते हैं? जब पेरिनेशन की कंडीशन आती है, यानी जो बहुत हार्श कंडीशंस होती हैं, जो मेन पेरेंट बॉडी है वो बच नहीं पाएगी, तो वो जिम्यूल पैदा करती है, ताकि जब कंडीशंस अच्छी आए तो वो जिम्यूल उस पेरेंट बॉडी को बना सके। इसमें स्ट्रक्चर की डिटेल के बारे में देखें तो आउटर साइड पे स्पिक्यूल्स होंगे। स्पिक्यूल्स यानी कांटेदार चीज़ें, जो इसको एनिमीज से बचाएगा। इसमें एक ओपनिंग होती है, उसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। दो कवरिंग है, आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग, और कुछ सेल्स हैं इनर कवरिंग के अंदर, इसको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट वो सेल होते हैं जो बाद में पूरी पेरेंट बॉडी को बनाएंगे। आर्कियो यानी प्रिमिटिव, पुराने, साइट यानी सेल। तो ऐसे सेल जो पेरेंट बॉडी को रीजनरेट करेंगे उसे बोलेंगे हम आर्कियोसाइट्स। जो बाहर के सारे चाहे स्पिक्यूल्स हों चाहे कवरिंग्स हों, ये इन्हीं आर्कियोसाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ बनाया गया है। तो हमने जिम्यूल की बात की। तो जिम्यूल कौन पैदा करता है? स्पॉन्जिस पैदा करती हैं। कब? जब कंडीशंस बहुत हार्श होती हैं, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में बनता है। नेक्स्ट मोड है उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव यानी एसेक्सुअली प्रोपेगेट यानी पैदा करना, तो ऐसा प्रोपेगेशन जो वेजिटेटिव पार्ट से हो। वेजिटेटिव पार्ट से आपके स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकती है, रूट हो सकती है, इनमें गैमीट का कोई पार्ट नहीं होगा। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि रनर्स, ग्रासेस के केस में रनर्स होते हैं, राइजोम, टर्मरिक के केस में राइजोम बनता है, सकर, ट्यूबर, पोटैटो देखा होगा आपने, उसमें जो स्टेम होता है सोलन स्टेम, उसको ट्यूबर बोल देते हैं, ऑफसेट, ये जो वाटर हायसिंथ है, आइकॉर्निया है, उस केस में ऑफसेट्स बनते हैं, बल्ब जो ओनियन होता है बल्ब होता है। तो सारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं जो नई पेरेंट बॉडी को पैदा कर सकते हैं। और इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से पूरी पेरेंट बॉडी बन रही है उसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है वाटर हायसिंथ का। वाटर हायसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन NEET के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्लांट को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है यूट्रोफिकेशन, ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ कि वाटर हायसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल यानी जो ये पौधा है ये पानी में इतना ग्रो करता है कि पूरी वाटर बॉडी को ही ये ढक लेता है, जिससे ना सनलाइट नीचे पहुंच पाती है, ऊपर से इतना वो न्यूट्रिएंट लोड कर देगा उस वाटर बॉडी में कि वहाँ मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और पूरी वाटर बॉडी खत्म हो जाती है, इसलिए इसको कहता है टेरर ऑफ बंगाल। पोटैटो केसेस में आइज होती हैं, यानी जहाँ से उनके बड निकलते हैं जो नई प्लांट बॉडी बनाएगा, प्लांट बना देगा। जिंजर केस में नोड्स होती हैं, शुगर केन के केस में भी नोड्स होती हैं जहाँ से नई प्लांट बॉडी निकल जाती है। तो ये बात थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहाँ पे हमने देखा चाहे बाइनरी फिजन, चाहे बडिंग, चाहे जिम्यूल, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इनकी हेल्प से हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट, दो तरह के गैमेट बनते हैं जो दो तरह की अलग बॉडीज, मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल फीमेल गैमेट बनाएगी। ये फ्यूज करते हैं यानी फर्टिलाइज होंगे जाइगोट बनाने के लिए। जाइगोट एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर होता है जो कि रिप्रेजेंट करेगा आपकी नई जनरेशन को, और इसी जाइगोट के डेवलपमेंट से क्या बनता है, ऑफस्प्रिंग बन जाता है। ठीक है, और ये ऑफस्प्रिंग है आइडेंटिकल नहीं होता अपने पेरेंट्स के, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होता, सिमिलर तो होता है लेकिन सेम नहीं होता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन में कुछ फेजेस होते हैं लाइफ के। फर्स्ट है जुवेनाइल फेज, सेकंड होता है रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड होता है सेनेसेंस फेज। तो हम पहले बात करते हैं जुवेनाइल फेज की। जैसा कि ये वर्ड बता रहा है जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल यानी बचपन का फेज। ये प्रिपरेटरी फेज है। प्रिपरेटरी फेज यानी तैयार करने वाला, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें तैयार होते हैं, रिप्रोडक्शन कर नहीं पाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी डेवलप करती है ताकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएँ। इसे हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं, यानी रिप्रोडक्शन से पहले का फेज। एनिमल्स में इसे कहते हैं हम, एनिमल्स में इसे कहेंगे हम जुवेनाइल फेज, और प्लांट्स में इसे कहेंगे हम वेजिटेटिव फेज। दो अलग नाम हैं। एनिमल्स के केस में इसे जुवेनाइल फेज कहा जाता है और प्लांट्स के केस में इसे वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। तो ये ओनली क्या है, तैयारी का फेज है, जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन तो कर नहीं पाता, लेकिन रिप्रोडक्शन के काबिल बनने के लिए बॉडी में इसकी ग्रोथ हो जाती है। सेकंड फेज है रिप्रोडक्टिव फेज, यानी ऐसा फेज जहाँ पे एक्चुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये जुवेनाइल फेज के बाद में आएगा। इसमें गैमीट्स बनना शुरू हो जाता है प्यूबर्टी के बाद। हमें सभी जानते हैं प्यूबर्टी वो एज है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल गैमीट्स बनाना शुरू कर देता है। इसमें कुछ बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, चाहे वो प्यूबिक हेयर्स हो, चाहे वॉइस हो, चाहे बॉडी का स्ट्रक्चर हो, चेंज हो जाता है, और इस एज में आके गैमीट्स बनना शुरू हो जाती हैं। फ्लावर्स की बात करें, एंजियोस्पर्म्स में ही फ्लावर्स बनते हैं, यानी ऐसे प्लांट जो जिन्हें फ्लावर है उसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। हम सभी जानते हैं फ्लावर क्या होता है। फ्लावर वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक्चुअल में प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट इज़ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कुछ फ्लावर हैं मोनोकार्पिक, यानी कि इस प्लांट के लाइफ टाइम में फ्लावर ओनली एक बार ही आएगा, यानी एक ही बार वो सीड बना सकता है, एक ही बार वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। इस एग्जाम्पल है बैम्बू। ये कई बार NEET के एग्जाम में आया हुआ कि बैम्बू कैसा है, मोनोकार्पिक है, पॉलीकार्पिक है। राइस
वीट। हम सभी जानते हैं अपने लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग करेंगे और उसके बाद में सीड बन जाएगा और पौधे बाद में मर जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीकार्पिक। पॉली यानी मल्टीपल, ऐसे प्लांट्स जो अपने लाइफ टाइम में रिपीटेडली इंटरवल्स के बाद फ्लावरिंग करते रहते हैं और फ्रूट पैदा करते रहते हैं, सीड पैदा करते जाते हैं। जैसे कि मैंगो, हर सीज़न में मैंगो आ जाते हैं, पेड़ तो वही रहता है, पेड़ तो डिस्ट्रॉय होता नहीं है, लेकिन उसमें जो फ्रूट है या सीड है वो हर इंटरवल के बाद बनते रहते हैं, चाहे वो एप्पल है। तो कई फ्लावर होते हैं जो मोनोकार्पिक हैं, कुछ होते हैं पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक यानी अपने लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग आएगी और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। सेकंड है पॉलीकार्पिक यानी विल रिपीटेडली फ्लावर देते रहते हैं इंटरवल्स के बाद, जैसे मैंगो या एप्पल हो गया। फिर दो टर्म्स हैं ओस्ट्रस साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल से पहले हम जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। हम सभी जानते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में जो फीमेल होती हैं, चाहे वो ह्यूमन फीमेल हैं, उनमें एक साइकिल होता है जहाँ पे ओवम बनेगा, उसके बाद अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है और साइकिल बंद हो जाता है। वैसे ही यही वाला साइकिल जो होता है नॉन प्राइमेट्स में, उसको बोलते हैं हम ओस्ट्रस साइकिल। अब ये नॉन प्राइमेट क्या है? ऐसे जानवर जिनमें फिंगर्स नहीं होती हैं, जैसे गाय, बकरी, इनमें हूफ होता है, तो उसको बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स। इनके केस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसको बोलेंगे हम ओस्ट्रस साइकिल। और जो प्राइमेट्स होते हैं यानी जिनमें फिंगर्स होती हैं, उनके केस में इसे बोलेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट्स एग्जाम्पल हैं जैसे मंकी, एप, ह्यूमंस, इन सभी में आपने देखा होगा फिंगर्स होती हैं। तो जो फिंगर वाले ऑर्गेनिज्म होंगे इनको बोलेंगे हम प्राइमेट्स, और जिनमें फिंगर्स नहीं होती हैं, जिनमें हूफ होता है, उसको बोलते हैं हम नॉन प्राइमेट्स। तो नॉन प्राइमेट्स में ओस्ट्रस साइकिल होता है और प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज की, सेनेसेंस फेज की। सेनेसेंस फेज यानी लाइफ का वह फेज जहाँ पे रिप्रोडक्शन फेज खत्म हो चुका है, अब उस बॉडी को ख़त्म हो जाना है, क्योंकि उसका जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव था बच्चे पैदा करना, वो हो चुका है। अब धीरे धीरे क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, यानी खाना डाइजेस्ट करने की जो उसकी कैपेसिटी है, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, वो उसकी धीरे धीरे स्लो हो जाएगी और बॉडी धीरे धीरे डी ग्रोथ के फेज में आके डेथ हो जाती है उस बॉडी की। इसको बोलते हैं सेनेसेंस या ओल्ड एज।